हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। इस वीडियो में हम उत्तराखंड पुलिस मुख्य आरक्षी तथा उत्तराखंड लैब स्टंट के लिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस यूके ट्रिपल एचसी के द्वारा वन दरोगा के एग्जाम में पूछे गए थे, तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद सम अदर ऑब्जेक्ट कॉल्ड? किसी वस्तु द्वारा किसी अन्य वस्तु के संपर्क में आने पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? संपर्क में अगर कोई वस्तु है, उसके संपर्क में दूसरी वस्तु आती है, तो संपर्क के कारण जो बल लगता है, कॉन्ट्रैक्ट के कारण जो बल लगता है, उस बल को क्या बोलते हैं? उस बल को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। ठीक है, संपर्क बल की डेफिनेशन देखें तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फोर्स इज अ फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के साथ संपर्क में आती है तो उन दोनों के बीच एक बल कार्य करता है, जिसको क्या बोलते हैं? संपर्क बल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखें, डेली लाइफ में कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि हम कार को धक्का दे रहे हैं, तो जैसे हम कार धक्का दे रहे हैं तो संपर्क में आ रहे हैं कार के, तो वहाँ पे एक बल कार्य कर रहा है। पेन से हम लिख रहे हैं तो पेन द्वारा कॉपी पे एक बल लग रहा है। ठीक है, पिकिंग अप और टेक्स्ट बुक, कॉपी को उठा रहे हैं तो कॉपी को उठाने में भी संपर्क हो रहा है, तो उसमें भी हम एक बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी उदाहरण हो गए किसके? कॉन्ट्रैक्ट फोर्स के, संपर्क बल के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिमिटिंग स्पीड वैल्यू बियॉन्ड विच स्ट्रीमलाइन फ्लो कन्वर्ट इनटू टर्बुलेंट फ्लो? ठीक है, वह सीमित गति का मान क्या है जिसके आगे स्ट्रीमलाइन मतलब कि सरल रेखीय प्रवाह किस में चेंज हो जाता है? विक्षुब्ध प्रवाह में, यानी अशांत प्रवाह में, टर्बुलेंट प्रवाह में चेंज हो जाता है। तो उस स्पीड लिमिट को क्या बोलते हैं? मतलब कि एक वेलोसिटी, इस वेलोसिटी तक जो फ्लूइड है वो क्या है? स्ट्रीमलाइन फ्लो में है। अब इसको जैसे क्रॉस करेगा, इस लिमिट को जैसे क्रॉस करेगा तो वो टर्बुलेंट फ्लो में आ जाएगा। तो ये लिमिट क्या बोलते हैं? इस लिमिट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रिटिकल स्पीड। ठीक है, क्रांतिक चाल बोलते हैं इसको। ठीक है, क्रिटिकल स्पीड, इसको समझते हैं। यदि हम क्रिटिकल वेलोसिटी के फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? वी सी, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू के नीटा बाय आर इंटू रो। ठीक है, जहाँ पे के क्या है? रेनॉल्ड्स नंबर है। नीटा मैंने आपको बताया था क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। आर क्या है? जिस कैपिलरी ट्यूब में बह रहा है उसका रेडियस। और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्रांतिक चाल या फिर क्रिटिकल वेलोसिटी। इस वेलोसिटी के ऊपर जैसे जाएगा तो जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, यानी सरल रेखीय प्रवाह है, वो किस में चेंज हो जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो में। ठीक है, विक्षुब्ध प्रवाह में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, जो ये रेनॉल्ड्स नंबर है इसका काम क्या होता है? देखिए, बाय डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर फ्लो कैन बी डिसाइड एज फॉलो। अगर हम रेनॉल्ड्स नंबर को डिटरमाइन कर लेंगे तो हम उस फ्लो को बता सकते हैं कि वो फ्लो कैसा है। देखिए, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 0 से लेके 2000 के बीच में, तो वो जो प्रवाह होगा किस टाइप का प्रवाह होगा? स्ट्रीमलाइन या फिर लीनियर, सरल रेखीय प्रवाह होगा। इस ये जो है ना नीचे, इसको आपने नोट कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से 3000 के बीच में, तब क्या होगा? कैसा होगा वो फ्लो? तब होगा टर्बुलेंस फ्लो। ठीक है, विक्षुब्ध प्रवाह होगा। और अगर 3000 से भी ऊपर है तब क्या होगा? हाईली टर्बुलेंट होगा। ठीक है, ये कैसा होगा? हाईली टर्बुलेंट होगा, यानी बहुत ज़्यादा विक्षुब्ध प्रवाह होगा। ठीक, तो ये रेनॉल्ड्स नंबर से हम बता सकते हैं कि जो वो फ्लूइड है उसका फ्लो किस टाइप का है। ओके, और वो लिमिट जिस पे वो सरल रेखीय से विक्षुब्ध प्रवाह में चेंज हो जाता है उसको बोलते हैं हम क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? क्रिटिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश राशि है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम सदिश राशि, एंगुलर वेलोसिटी सदिश है, लेकिन टेम्परेचर यानी तापमान एक अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है। एक इस टाइप का क्वेश्चन भी जरूर आएगा, 100% है कि आपके क्वेश्चन में एक ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सदिश है या अदिश है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक या दो क्वेश्चन आपका उससे आएगा, डायमेंशन से, डायमेंशन पूछा जाएगा कि इसकी डायमेंशन क्या है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन तो श्योर है 100% कि आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू? ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियोस में भी किया है। ठीक है, जहाँ पे पूछा गया था कि जो ये है गुरुत्वाकर्षण फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? तो दोनों बॉडीज के मास के गुणनफल के। और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यही पूछा गया कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल? किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के। ठीक है, तो कहाँ है ये? तो किस ऑप्शन में? ये ऑप्शन नंबर बी में, स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द करंट कैरिड बाय कंडक्टर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नोन एज? जो चालक होता है उसमें जो धारा बहती है किसके कारण? चार्ज के फ्लो होने के कारण। उस धारा को क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बोल रहा है पहला एसी अल्टरनेट करंट, दूसरा बोल रहा है सरफेस करंट, तीसरा बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट और चौथा बोल रहा है कंडक्शन करंट। ठीक है,
तो इस धारा को क्या बोलते हैं, जो चालक में होके बहती है उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट, ठीक है, चालन धारा बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कंडक्शन करंट बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रवाहित होने से फ्लो होता है, जितने भी ये जो घरों में तार वार है इनमें जो बहता है इस सबको बोलते हैं कंडक्शन करंट। अब देखिए कंडक्शन करंट, सभी अल्टरनेटिव करंट क्या होंगे, कंडक्शन करंट होंगे, लेकिन सभी कंडक्शन करंट अल्टरनेटिव करंट नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ कंडक्शन करंट डीसी भी तो हो सकता है, डीसी में भी चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है। तो कंडक्शन करंट क्या होगा, जितने भी प्रकार के करंट होते हैं जो कि एक चालक में होके बहते हैं उसको बोलते हैं कंडक्शन करंट, चालन धारा, ओके। अल्टरनेटिव करंट आपको पता है कि जो समय के साथ अपनी दिशा को परिवर्तित करता है उसे बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, और डीसी डायरेक्ट करंट वो होता है जो अपनी दिशा को परिवर्तित नहीं करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटीएम आपको पता है किसकी यूनिट होती है, प्रेशर की यूनिट होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ठीक। तो यही बोला गया क्वेश्चन में कि एटीएम द कॉमन यूनिट ऑफ प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। इसकी डेफिनेशन पूछी गई कि दाब की सामान्य इकाई एटीएम होती है, ठीक है। और तो ये इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो एटीएम क्या होता है, वायुमंडल द्वारा समुद्र तल पे लगाए गए दाब को क्या बोलते हैं, एटीएम बोलते हैं। क्या बोला मैंने, वायुमंडल द्वारा समुद्र तल पे लगाए गए दाब को क्या बोलते हैं, एटीएम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाता है, एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल, समुद्र स्तर के ऊपर लगाए गए दाब को ही क्या बोलते हैं, एटीएम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच जर्मन एस्ट्रोनॉमर स्टेटेड द प्लेनेटरी लॉ ऑफ ऑर्बिट एरियाज एंड पीरियड, ठीक है। 3 लॉ दिए थे, किसने दिए थे, केपलर भाई ने दिए थे। केपलर ने 3 लॉ दिए थे, कौन कौन से लॉ दिए थे, ऑर्बिट का लॉ, एरिया का लॉ और पीरियड्स का लॉ, ठीक है। तीनों लॉ दिए थे किसने, केपलर ने दिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, जोनास केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर इफ पावर ऑफ अ बॉडी इज 1 किलोवाट। एक कोई बॉडी है उसकी पावर दे रखी है 1 किलोवाट, तो हमसे एनर्जी पूछी गई है 1 घंटे में कितनी एनर्जी आएगी, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, बताया है मैंने, निकालना P इंटू एन इंटू टी, ठीक है। पावर उसकी जितने नंबर डिवाइस है और कितने टाइम के लिए चल रहा है अपॉन 1000 बताया था, जब किलोवाट में निकालना है, ठीक है। किलोवाट में कब निकालना है, जब ये पावर है वाट में दिया हो तब हम 1000 से इंटू करेंगे नीचे, वो डिवाइड करेंगे नीचे, ठीक है। पर इसने पावर तो किलोवाट में ही दे रखा, तो इससे 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे, तो एनर्जी क्या निकल के आएगा, P इंटू एन, एन के डिवाइस कितने, एक ही है तो एन की भी जरूरत नहीं है, इंटू टी। पी कितना दे रखा है उसने, पावर कितना दे रखा है 1 किलोवाट, टाइम कितना 1 आवर, 1 इंटू 1 यानी 1, ठीक है। और ये किस में आता है, ये आता है आपको किलोवाट आवर में, ठीक है। ये किस में आता है, किलोवाट आवर में आता है, इसकी यूनिट क्या है, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया, 1 किलोवाट घंटा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज डैश इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, ये मैंने आपको पीडीएफ दिया था, जब ग्रेविटेशनल का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड किया था उसमें भी था, अगर आपने पढ़ा होगा तो देख लिया होगा इसके फॉर्मूले को, क्योंकि मैंने जब चैप्टर वाइज वीडियो करवाया था तो मैंने बस आपको पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बताया था, लेकिन ये उनकी जो एनर्जी होती है ये नहीं बताया था, लेकिन पीडीएफ में था, अगर आप पीडीएफ पढ़ते तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाता, ठीक। तो देखिए यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की, ये होती है GM, बड़ा वाला m क्या है, जो पृथ्वी का मास है, ग्रह का मास है, अपॉन 2r, ठीक है। और ये किसका मास हो गया, वो सैटेलाइट का मास हो गया, ठीक है, अपॉन r, उन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। ये हो गया इसकी क्या, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये होता है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये होता है U इक्वल टू -GMM/r, ये होता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो हमसे पूछा है कि जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की कैसी है, आधी है, डबल है, 4 गुना है, कितना है, तो देखिए ये है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का ही पूछा है इसने, हाँ काइनेटिक एनर्जी, और ये है इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी है हमारा के ई इज इक्वल टू GMM/2r। अब देखिए GMM/r, इतनी इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, U रख सकता हूँ, क्योंकि ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। तो देखिए इसकी जगह क्या आ जाएगा, के ई इज इक्वल टू ये आ जाएगा U/2, यानी इससे हम क्या बोल सकते हैं, जो उसका काइनेटिक एनर्जी है उसके पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, आधा होता है, यही बोल सकते हैं। या फिर ये बोल सकते हैं कि जो उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है वो डबल होता है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी की क्या होती है, आधी होती है। और ये दोनों फॉर्मूले आप याद कर लेना, हो सकता है इस पर न्यूमेरिकल मिल जाए आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिस्टोरिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिलरी वेव ऑन वाटर।
कैपिलरी वेव किसको बोलते हैं? जो ये दिख रहा है आपको, ये पानी में जैसे हम कुछ गिराते हैं तो ये वेव जनरेट होती है, इसको बोलते हैं कैपिलरी वेव। तो हमसे पूछा गया वो कौन सा फोर्स है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो कौन सा होता है? ग्रेविटी फोर्स हो नहीं सकता, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का कोई काम नहीं है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये तीनों तो ऐसे कट गए। ऑप्शन नंबर हमारा ए बचता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो फोर्स लगता है इसके ऊपर, उसी के वजह से ये वेव्स, कौन सी वेव? कैपिलरी वेव जनरेट होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी? करंट डेंसिटी हम पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं। करंट डेंसिटी छोटा वाला सिग्मा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने क्या बोला था? Q बाय A। जहाँ पे Q क्या लिया था हमने कि जैसे ये कोई सरफेस है, इस पे चार्जेस है। तो मैंने क्या बोला था? यूनिट एरिया पे जितना भी चार्ज होगा उसको क्या बोलते हैं? उसकी सरफेस डेंसिटी बोलते हैं। यूनिट एरिया पे, तो यूनिट एरिया पे जितना भी चार्ज उसको बोलते हैं उसकी सरफेस डेंसिटी। इसका फॉर्मूला छोटा सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A। निकाल लो इसकी यूनिट। Q का क्या होता है? कुलाम, और A का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो कुलाम पर मीटर स्क्वायर, जो कि हमारा ऑप्शन में है ही नहीं। अच्छा, इसने हमसे चार्ज डेंसिटी थोड़ी ना पूछा है, इसने हमसे करंट डेंसिटी पूछा है। करंट डेंसिटी भी ऐसे निकलता है, यानी कि यूनिट एरिया पे जितना भी करंट है उसको बोलेंगे हम करंट डेंसिटी। 1 मीटर एरिया पे जितना भी करंट होगा उसको बोलेंगे हम करंट डेंसिटी। ठीक है, ओके, करंट डेंसिटी। अब इसका उसने पूछा है क्या? इसकी इकाई बताओ। देखिए, करंट की यानी धारा की क्या होती है? एम्पियर, और इसकी एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी क्या आ गई? यूनिट आएगी, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो जिसकी भी धारा घनत्व पूछे जाए, यूनिट एरिया अपॉन जो पूछा गया है, जैसे कि हमसे चार्ज का पूछता तो चार्ज बटे एरिया, धारा का पूछा है तो धारा बटे एरिया। ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं उसकी घनत्व, डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्टील वायर? इतना लंबा है, 0.7 मीटर लंबा है, दैट हैज़ अ मास, जिसका द्रव्यमान इतना है 5.0 इंटू 10⁻³ kg अंडर अ टेंशन ऑफ 60 न्यूटन। तो हमसे क्या पूछा है इसने? स्पीड पूछा है ट्रांसफर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड है। अगर आपको ये आता है तभी आप इसे एग्जाम हॉल में करना, वरना छोड़ देना। ठीक है, आपके पास 100 क्वेश्चन होंगे, आपको बाकी भी देखने, और जो 100 क्वेश्चन है सब 1-1 नंबर का है। ये तो है नहीं कि आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, सबकी वैल्यू बराबर है, चाहे वो पूछे कि ये नियम किसने दिया, कैप्लर ने दिया, वो भी 1 ही नंबर का, और ये पूछे तभी भी 1 नंबर का है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो करना, वरना छोड़ देना है। स्किपिंग इज अ गुड ऑप्शन। ठीक, तो देखिए स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है V = T/m, जहाँ पे T क्या है? टेंशन है, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी 60 न्यूटन। M क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितना उसका मास है। हमें पता है M निकालते हैं मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि उसका टोटल मास कितना है? 5 × 10⁻³ अपॉन उसकी लेंथ कितनी है? टोटल लंबाई कितनी है? 0.72 मीटर। ठीक है, सारी यूनिट उसने SI में दे रखा था, इसलिए मेरे को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 6.9 इंटू 10⁻³ ये आएगा। ठीक है, 6.9 इंटू 10⁻³ आएगा। ओके, यूनिट की बात करूँ तो क्या आएगा? kg पर मीटर आएगा ना। ठीक है, ऊपर kg है, नीचे मीटर है, तो kg पर मीटर। तो छोटे वाले m की वैल्यू कितना आएगी? 6.9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर, ये आ गया। अब इसको इसमें रख देते हैं फाइनल वाले फॉर्मूले में, T/m। ठीक है, इज इक्वल टू T की वैल्यू हमें पता है 60, और इसकी वैल्यू आई 6.9 इंटू 10⁻³ ठीक है, ये आया। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 93 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड पूछा है इसलिए इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है? एक तो आपको फॉर्मूला हो सकता है कि नहीं पता हो, अगर आपको फॉर्मूला पता भी है तो इसमें कैलकुलेशन बहुत गंदी वाली कैलकुलेशन है। रूट निकालना है, बहुत गंदा वाला रूट निकालना है। ठीक है, तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी, तो इस क्वेश्चन को आप स्किप करोगे तो वही अच्छा रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी? कोई वस्तु अनंत पे रखी हुई है तो उसकी गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा? उसकी गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज इन विच द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू बॉडीज रिमेन सेम? पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कोलिजन के बारे में, इलास्टिक इन इलास्टिक प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ कोलिजन जो टक्कर होते हैं, इन दोनों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो इसका आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो कौन सा कोलिजन होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी
सेम होता है, काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। तो कौन सा होता है? इलास्टिक कोलिजन, प्रत्यास्थ टक्कर, ठीक है, उसमें काइनेटिक एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता है। जबकि अप्रत्यास्थ टक्कर में काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है। किस में लॉस होता है? साउंड एनर्जी में, स्पार्किंग में वगैरह, लाइटनिंग में, इन सब में क्या होती है? लॉस हो जाती है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, देखिए इलास्टिक में क्या होता है? टोटल मोमेंटम तो दोनों में कंजर्व ही रहता है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लॉ से बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बोला था कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व इन इलास्टिक, और इन इलास्टिक में होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी नॉट कंजर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटर रेजिस्टिविटी, निम्नलिखित में से किसकी प्रतिरोधकता अधिक है? प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है कि अपने अंदर से करंट को फ्लो होने से कौन कितना रोक सकता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी मतलब कि अपने अंदर से करंट को रोकना, ठीक है। तो देखिए कौन रोक सकता है अपने अंदर से? सिलिकॉन अर्धचालक है, सिल्वर क्या है? हमारा मेटल है, और गोल्ड क्या है? मेटल है। रबड़ यहाँ पे क्या है? इंसुलेटर, तो रबड़ ही रोकेगा। रबड़ के अंदर से आपने कभी देखा है कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो सबसे अच्छा रेजिस्टिविटी किसका होगा? रबड़ का। और सबसे बेकार रेजिस्टिविटी यानी कि सबसे अच्छा कंडक्टिविटी किसका होगा? सबसे अच्छा कंडक्टिविटी या फिर बोलेंगे सबसे बेकार रेजिस्टिविटी किसका होगा? सिल्वर का। सिल्वर का सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स स्प्रिंग फोर्स, जहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट है, वी क्या वेलोसिटी है, और के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो मैंने आपको 3-4 बार बता दिया स्प्रिंग फोर्स के बारे में। क्या होता है स्प्रिंग फोर्स? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये होता है। अब उसने यहाँ पे वी वेलोसिटी दे दिया और ऑप्शन में भी वी जोड़ दिया कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। वी नहीं होता है यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स में, ये होता है स्प्रिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। अब वी उसने ऐसे ही दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए। तो ये किस में? ऑप्शन नंबर ए में, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल कौन सा है निम्न में से? संपर्क बल के बारे में हमने पहले पढ़ा अभी शुरू में। संपर्क बल क्या था? संपर्क में आने से जो लगता है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स संपर्क में आने से नहीं लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स संपर्क में आने से नहीं लगता है, क्योंकि उनके बीच तो दूरी होती है। मैग्नेटिक फोर्स भी संपर्क में नहीं, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स तभी लगेगा, घर्षण बल तभी लगेगा ना जब वस्तुएं क्या होंगी? संपर्क में होंगी एक दूसरे के संपर्क में, तभी लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो क्या है? संपर्क बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिरे पर बंद और पारे से भरी कांच की एक लंबी ट्यूब को पारे के कुंड में उल्टा जाता है, जिसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, वह क्या है? वह युक्ति क्या है? वह इंस्ट्रूमेंट क्या है? तो क्या बोलते हैं जिसका यूज हम वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं? तो वो क्या है? बैरोमीटर। बैरोमीटर का उपयोग हम वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं। और इसकी रीडिंग पे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जब बैरोमीटर का जो मापांक है वो एकदम से नीचे गिरता है तो क्या होता है, या धीरे धीरे ऊपर जाता है क्या होता है, या धीरे धीरे नीचे आता है तो क्या होता है? सब पता होना चाहिए आपको। देखिए जब जो ये पारा डाल रखा ना, अगर पारा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है इसका मतलब है कि मौसम खुल रहा है, मौसम खुल रहा है, साफ है मौसम। धीरे धीरे नीचे आ रहा है इसका मतलब है कि बारिश हो रही है, मतलब हल्की फुल्की बारिश हो रही है, ठीक ठाक बारिश हो रही है। एकदम से नीचे गिर रहा है अगर इसकी रीडिंग एकदम से नीचे, इसका मतलब कि आंधी तूफान के साथ बारिश आने वाली है, ठीक है। तो ये तीनों रीडिंग आपको पता नहीं चाहिए। धीरे धीरे ऊपर जा रहा है मौसम साफ, धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो बारिश होगी, एकदम से नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब कि बहुत खतरनाक बारिश आएगी, आंधी तूफान भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज अ फ्लाइट आफ्टर बीइंग प्रोजेक्टेड कॉल्ड, प्रक्षेपित होने के बाद उड़ान में रहने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने आपको करवाया है, प्रोजेक्टाइल मोशन पे अलग से वीडियो बना के दी है मैंने आपको, कर लेना, वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हम वस्तु को फेंकते हैं उस वस्तु को क्या बोलते हैं? लॉन्च पैड तो बोलते नहीं, सैटेलाइट बोलते नहीं, पेलोड बोलते नहीं, क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, प्रक्षेप्य बोलते हैं उसको, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक ऊष्मागति के नियम के वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। बी सी, ये तो वो है स्टेट है एक, ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ऑप्टिकल फाइबर, तो उस पर वर्क करता है, हमने देखा था किस पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। स्टीम इंजन, स्टीम इंजन किस पे वर्क करता है? थर्मोडायनेमिक्स पे, ठीक है। स्टीम इंजन थर्मोडायनेमिक्स पे करता है, रेफ्रिजरेटर थर्मोडायनेमिक्स पे करता है, कार्नोट इंजन, ये सब क्या है? थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग फंडामेंटल फोर्सेज ऑफ नेचर हैज एन इनफाइनाइट रेंज एंड ऑपरेट्स अमंग ऑल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, प्रकृति में निम्नलिखित में से मौलिक बलों में से कौन सा ऐसा बल है जो ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं पर कार्य करता है? तो ऐसा कौन सा बल है जो ब्रह्मांड में सभी वस्तुओं पर कार्य करता है? ग्रेविटी वाले चैप्टर में बताया था मैंने, ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके आगे ही लगा हुआ है यूनिवर्सल, ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यही सभी वस्तुओं पे, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं, सभी वस्तुओं पे कार्य करता है, ठीक है।
और ये किस प्रकार का बल है? आकर्षण बल है, ठीक है। अट्रैक्शन फोर्स है, यानी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इस बल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ 3 kg मास बॉडी दैट चेंज इट्स स्पीड फ्रॉम 2.0 मीटर पर सेकंड से 3.5 मीटर पर सेकंड, कितने सेकंड में? 25 सेकंड में ये चेंज कर लेता है। तो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है हमसे? चाहे फोर्स का मैग्नीट्यूड बताओ, फोर्स बताना है, ठीक है। हमें उसने क्या बोला कि एक फोर्स को लगा रहे हैं 3 kg के ऑब्जेक्ट पे, तो जो उसकी स्पीड है वो इतने से इतने हो जा रही है, यानी बढ़ जा रही है स्पीड, ठीक है। कितने सेकंड में? 25 सेकंड में। तो बताना है फोर्स कितना था। तो इसे क्वेश्चन को पढ़ के आपको जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो याद आ जाना चाहिए, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम वाला। F इज इक्वल टू m, यानी चेंज इन मोमेंटम, एम वी माइनस एम यू बाय टी। ये आपको पता होना चाहिए, न्यूटन का सेकंड लॉ है, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। ये शायद पिछली वीडियो में भी किया था हमने, ठीक। तो देखिए मास उसने दे रखा है, वेलोसिटी भी दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, निकल जाएगा। तो F इज इक्वल टू एम को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो v माइनस यू बाई टी, ठीक है। m कितना दे रखा है उसने? 3 kg दे रखा है, और v माइनस यू, v फाइनल वेलोसिटी 3.5 हो रहा है, इनिशियल कितना था? 2.5, घटाएंगे तो कितना आएगा? 1.5, ठीक है, 1.5। टाइम कितना है अपॉन? 25 सेकंड, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं आगे, यानी f इज इक्वल टू 3 इंटू 1.5 अपॉन 25 था, ये 5 से काटते हैं, 5 पे 25, और ये कटेंगे 3 बार में, 3 या 9, यानी कि 0.9/5। 0.9 को काटना है 5 से, तो ओके, कितनी बार में जाएगा? 5 ही कम 5, 5 × 40, 0.18 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द रिसिपेंट ऑफ नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन द फील्ड ऑफ क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इन 1965। 1965 में क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को किसने एक्सप्लेन किया था? रिचर्ड फेनमैन ने। तो रिचर्ड फेनमैन को ही 1965 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किसके लिए? क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया, रिचर्ड फेनमैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ वेटलेसनेस? वेटलेसनेस के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया, इसके ऊपर हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ वेटलेसनेस मीन, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन यूके त्रिपल ने पूछा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो वेटलेसनेस का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था, यदि आपने ग्रेविटेशनल वाला एमसीक्यू लगाया तो आपको पता होगा, और ये भी पता होगा कि वेटलेसनेस किसकी वजह से होता है? एक्सेलरेशन की वजह से होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से होता है। तो हम देखते हैं, हमसे पूछा गया भारहीनता की परिघटना का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर है फीलिंग टायर्ड, मतलब कि थकान महसूस होना, ये तो हो नहीं सकता। फीलिंग हैवी, भारी महसूस होना, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी, फ्री फॉल अंडर जीरो ग्रेविटी, फ्री फॉल अंडर जीरो ग्रेविटी। ऑप्शन नंबर डी है कि फीलिंग अ स्मॉल डिफरेंस इन वेट, ये तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी है कि जब हम फ्री फॉल करते हैं उसके वजह से क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, और तब कौन सी कंडीशन आ जाती है? वेटलेसनेस, ऐसा लगता है कि हमारा कोई भारी नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं वेटलेसनेस, और ये किसकी वजह से होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल फॉर टोटली इमर्ज्ड ऑब्जेक्ट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट? आर्किमिडीज के सिद्धांत के आधार पर पूर्णतः डूबी हुई वस्तुओं के लिए वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का आयतन कितना होगा? पिछले वीडियो में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, उसमें हमसे क्या पूछा गया था कि जब हम किसी वस्तु को डुबाते हैं तो उसकी भार में कमी आ जाती है, तो जो भार में कमी आती है वो कितना होता है? तो उसका आंसर क्या था कि जो जितना उसने फ्लूइड को बाहर डिस्प्लेस किया उसके भार के बराबर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा कि उसका वॉल्यूम कितना होगा जो उसने बाहर निकाला, किसको? द्रव, जितना द्रव उसने बाहर निकाला उसका वॉल्यूम क्या होगा, ये पूछा गया। विस्थापित द्रव का आयतन कितना होगा? विस्थापित द्रव का आयतन कितना होगा? जितना उस वस्तु का आयतन है, ठीक है। जिस वस्तु को हम डुबा रहे हैं ना, पूर्णतः या आंशिक रूप से, वो जो द्रव्य बाहर निकालेगा उसका आयतन उसके बराबर होगा जितना इसका आयतन है। जितना इस वस्तु का आयतन है उतना ही आयतन किसका होगा? जो बाहर ये द्रव निकल रहा है उसका आयतन होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इक्वल टू इट्स ओन वॉल्यूम। जो उस ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है, जो उस वस्तु का आयतन है, उसी का आयतन के बराबर होगा जितना भी डिस्प्लेस हो रहा है फ्लूइड, ठीक है। ओके, तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। कमेंट के माध्यम से आप बताइए वीडियो कैसे लगी। इस वीडियो से यदि आपने कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।